हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेटा मैथमेटिक्स में। और आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा आपका मिसलेनियस। नंबर सिस्टम के अंदर हमने 8 टाइपों को पढ़ा है, एक एक करके 1 बाय 1 करके सभी को समझा है। और आज मिसलेनियस को पढ़ेंगे। जो भी टाइप आपका छूट गया है या फिर आपके ऐसे सवाल जो से बिना टाइप के आते हैं, तो उनको हम प्रश्नों के साथ समझेंगे, प्रश्नों के साथ कंसेप्ट को भी समझेंगे। पहला हमने टाइप क्या पढ़ा था? जो हमारा पहला टाइप था वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स था। इसके अंदर हमने संख्याओं को जाना था, संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा था इसमें। दूसरा हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ी थी। इसके अंदर हमने विभाज्यता के नियमों को देखा था। तीसरा हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम। इसके अंदर हमने शेषफल प्रमेय को देखा था। और इसके अंदर हमने बहुत अच्छी अच्छी प्रमेय देखेंगे। थेल्स की प्रमेय देखी थी। और इसी के अंदर हमने कई सारी प्रमेय और शेषफल निकालने की जो कंसेप्ट थे उनको समझा था। इसके बाद हमने यूनिट डिजिट को पढ़ा था। इकाई अंक के बारे में पढ़ा था कि इकाई अंक की पहचान कैसे करते हैं, ये हमने देखा था। इसके बाद हमने नंबर ऑफ जेरोस पढ़ा था। नंबर ऑफ जेरोस को पढ़ा था। और इसके बाद हमने पढ़ा था फैक्टर को पढ़ा था। फैक्टर को पढ़ने के बाद हमने परफेक्ट स्क्वायर को पढ़ा था। ये जो परफेक्ट स्क्वायर है आपका, इसमें हमने 4 कंसेप्ट को पढ़ा था। और इसके बाद जो स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना, उसकी हम अलग से एक क्लास लगाएंगे। ठीक है, जब हम स्पीड मैथ पढ़ाएंगे उसके अंदर हम कैलकुलेशन को पढ़ेंगे और ऐसे टॉपिक को भी पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ हमारा मकसद पढ़ने के संख्या के बारे में था कि परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो होता क्या है, उसको हमने समझा था। और जो हमारी 8वीं क्लास थी वो एलसीएम एंड एचसीएफ था। इसके अंदर हमने 11-12 कंसेप्टों को पढ़ा था। और इसमें ये आपका बेस होता है, ये भी आपका बेस होता है। इससे क्वेश्चन थोड़ा बनते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन बनते हैं। ये भी आपका बेस होता है, ये भी आपका बेस होता है। इससे भी क्वेश्चन क्या होते हैं, अच्छे बनते हैं। ये भी बेस होता है। और ये क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि इतने टाइप में से रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर और एलसीएम एंड एचसीएफ, इसके जो क्वेश्चन जो आपको हमने 3 टाइप बताए, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर और एलसीएम एंड एचसीएफ, इससे जो प्रश्न बनते हैं वो आपके मॉडरेट भी बनते हैं, अधिकतर मॉडरेट बनते हैं। और इसमें कुछ सवाल आपके एडवांस लेवल के भी बनते हैं। और जो बेस होते हैं, 5 टॉपिक जो बचे आपके, इनसे बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। इससे सवाल तो पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा ये जो आपके 3 टॉपिक हमने टिक किए हैं, ये क्या होते हैं, इन्हीं के बेस पे टिके होते हैं। यानी कि यदि आपको ये सब अच्छे से बेस समझ में आ जाएगा, तभी ये टॉपिक आपको क्या होगा, गहराई से आपको समझ में आएगा। तो हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ है। आज हम मिसलेनियस को पढ़ेंगे। मिसलेनियस के अंदर जैसे मान लीजिए कोई सीरीज हो गई, एपीजीपी हो गई, तो ऐसे कुछ आपके छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, उनको हम एक एक करके प्रश्नों के साथ में पढ़ते हैं। और इसके अलावा यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपको टॉपिक ऐसा लगता है कि सर ने छोड़ दिया है, तो आप हमको बता सकते हैं।
हम उसको पूरा कर लेंगे। तो प्रश्नों को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि एस एस का मतलब होता है सम, संख्याओं का सम, 1 - 2 प्लस का 3 - का 4 प्लस का 5 - 6 प्लस, ये एक श्रेणी सीरीज दी गई है और पहले 101 पदों का योगफल निकालना है आपको। तो इसके पहले कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं। बात करते हैं पहले समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके अंदर इसको पहले समझते हैं हम। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो, तो श्रेणी का nवां पद, एन टर्म्स कैसे निकालते हैं? समांतर श्रेणी के यदि प्रथम पद फर्स्ट टर्म्स आपको क्या दिया हो, ए दिया हो, और उन सभी जो सीरीज है उनमें दो टर्म्स का आपका क्या सर्वांतर यानी कि उनका डिफरेंस कितना दिया हो, डी दिया हो, तब यदि हमको श्रेणी का nवां पद निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है? श्रेणी का nवां पद क्या होता है आपका? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यदि आपको n पदों का योग निकालना हो, n पदों का योगफल Sn निकालना हो, तो फार्मूला होता n/2 इन ब्रैकेट a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। n आपका क्या होता है? श्रेणी में जो भी संख्या आती है उनकी क्या होती है? संख्या होती है, पदों की संख्या। ए आपका प्रथम पद हो गया, डी आपका सर्वांतर हो गया। यदि प्रथम पद ए और अंतिम पद आपको दिया गया हो, तब हम क्या करते हैं? n पदों का योगफल निकालने के लिए n/2 ब्रैकेट a प्लस का l कर देते हैं। अंतिम पद क्या आपका? l। यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो ये श्रेणी हमारी क्या है? समांतर श्रेणी है। बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी की। इसमें प्रथम पद क्या होता है? ए होता है और सर्वानुपात, जैसे आपका समांतर श्रेणी में आपका सर्वांतर होता है उसी प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी में सर्वानुपात बोलते हैं। इसको हम आर से लिखते हैं। हो तब nवां पद Tn इक्वल टू ए इंटू आर की पावर आर माइनस एन माइनस को 1 होता है। और यदि अनंत पदों को योगफल निकालना हो, अनंत पदों का योगफल, तो एस इंफिनिटी इक्वल टू 1/n
a/1 - r। यहाँ पर 1 क्या होता है, बड़ा होता है किससे, r से बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम अनंत पदों का क्या निकाल लेते हैं, योगफल निकाल लेते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं प्रश्न की। किसकी बात करते हैं, प्रश्न की बात करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न आपका दिया हुआ है, आपको सम निकालना है। 1 - 2 प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस का 5 कितना दिया हुआ है आपका, श्रेणी के 101 पद। इसका योग निकालना है। कैसे करेंगे इसको हम, हमने क्या देखा, यहाँ पर श्रेणी कैसी है, प्लस और माइनस में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 - 2 का जोड़ा बनाएंगे, प्लस 3 - 4 का जोड़ा बनाएंगे। इसी प्रकार से जोड़े आपके कितने बन जाएंगे, 50 जोड़े बन जाएंगे। और कितना बचेगा आपका, 101 बचेगा। क्योंकि पद कितने, 101 पद है। दो दो के हम कितने जोड़े बना लिए, 50 जोड़े बना लिए। तो लास्ट में आपका प्लस का कितना बच जाएगा, 101 बच जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो विषम संख्या है उसमें प्लस का चिन्ह है, और जो आपकी सम संख्या है उसमें माइनस का चिन्ह। इस प्रकार से श्रेणी आपकी थी। तो यहाँ पर हमने देखा सभी का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका भी 1 आएगा। इसी प्रकार से पूरी श्रेणी का कितना आएगा आपका, 1 आएगा। और संख्या कितनी है, 50 है। प्लस क्या कर देंगे हम, 101 कर देंगे। यहाँ से कितना आएगा आपका, माइनस का 50 आएगा, प्लस 101 आएगा। इसमें आप इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 51 आपका आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन दिया हुआ है इसका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, ए बराबर आपको 0.14285 इसका बार दिया हुआ है। और बी बराबर दिया हुआ है 0.285614 इसका बार दिया हुआ है। प्रश्न में आपसे ए प्लस बी पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ए प्लस बी पूछा गया है। तो ये प्रश्न कैसे होते हैं, ये प्रश्न आपके बार वाले हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है शुद्ध आवर्ती, पहले इसको समझते हैं क्या होता है। जैसे 0.57 इसका बार, यानी कि दशमलव के बाद आने वाली संख्या जितनी भी होगी उन सभी में क्या लगा होगा, बार लगा होगा। एक होती आपकी मिश्रित, मिश्रित पैटर्न का होता है, मिश्रित आवर्ती होता है। और इसमें मान लीजिए 0.2137 इसका बार लगा होता है, यानी कि दो अंकों पे क्या लगा होता है, बार लगा हुआ है, और इन पर बार नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले इस प्रकार के बार वाले प्रश्नों को, दशमलव वाले भिन्नों को हम क्या करते हैं, भिन्न में बदलते हैं। दशमलव किसमें बदलेंगे हम, भिन्न में बदलेंगे। और ये कैसी संख्या होती है, परमेय संख्या होती है। और परमेय संख्या को आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। हमने पहले टाइप में इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो इसको कैसे करते हैं, इसको हम डायरेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो संख्या दी होती है उस संख्या को लिख लेते हैं, और जितने अंकों पे बार लगा होता है उतने हम बटे में 9 लिख देते हैं। तो आप क्या भिन्न के रूप में बन जाती है।
अगर ये आपका मिश्रित पैटर्न में दिया गया है तो पहले पूरी संख्या लेते हैं, संख्या पूरी लेते हैं। इसके बाद जिसमें बार नहीं लगा होता उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जितने पे बार लगा होता उतने आपके 9 आते हैं, और जितने पे नहीं लगा होता उतने आपके 0 आते हैं। इसको भी आपने भिन्न के रूप में लिख दिया। आपको समझ में आया होगा। यदि शुद्ध आवर्ती है तो दशमलव के बाद आने वाले सभी अंकों पर क्या लगा होगा, बार लगा होगा, और हम वो संख्या लिख देते हैं, और जितने आपके अंक पर बार लगा होता है उतने हम 9 हर में लिख देते हैं। और मिश्रित आवर्ती में क्या करते हैं, इसमें कुछ अंकों पर दशमलव के बाद बार नहीं लगा होता है, कुछ अंकों पर लगा होता है। पूरी संख्या में से बिना बार वाली संख्या को घटा देते हैं, और बटे जितने में आपके बार लगे होते हैं उतने हम 9 लिख देते हैं, और जितने अंकों पे बार नहीं लगा होता है उतने हम 0 लिख देते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया कंसेप्ट कि ऐसा आपका होता है। अब सवाल आपका ये दिया हुआ है, ए की वैल्यू इतनी दी हुई है, बी की वैल्यू इतनी दी हुई है, आपसे ए प्लस बी पूछा है। तो इसको हम समझते हैं। ए बराबर दिया हुआ है 0.142857, इस पूरे का बार दिया हुआ है। तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, इस बी को भी भिन्न के रूप में लिख लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको पहले लिखते हैं। संख्या कितनी है आपकी, जितनी संख्या होगी उसको हम अंश में लिखते हैं, और जितने पे बार लगा होगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपके क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। और जब इन दोनों को आप काटोगे तो क्या प्राप्त होगा, 1/7 प्राप्त होगा। हमने इसलिए लिख दिया इसको क्योंकि परसेंटेज के अंदर 1/7 की जो वैल्यू होती है वो आपकी ये होती है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है। अगर आप इसको काटेंगे, इसमें देखो 7 का मल्टीप्लाई करके देखिए आप, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो सेम संख्या आ जाएगी आपकी, आ जाएगी 9,99,999। तो इसका भिन्न कितना गया, 1/7 आ गया। और जो बी की वैल्यू है ये कितनी है, इससे दुगना है। आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका क्या आएगा, ये संख्या आपकी आ जाएगी। तो जो बी की भिन्न आएगी वो 2/7 आएगी। इस प्रकार से 1/7 प्लस का 2/7 कितना हो जाएगा आपका, 3/7 हो जाएगा। और ये ऑप्शन कौन सा है आपका, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आपको आ गया होगा। हमने दोनों प्रकार के कंसेप्ट को समझ लिया है और प्रश्नों को भी इसी के साथ में कर लिया है। हालांकि हमने थोड़ा प्रश्नों को इसी में मिक्स कर दिया है, लेकिन आप हमारी आवाज़ समझ गए होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये दिया हुआ है, एक पुस्तक के पन्नों पर 1 से शुरू करके संख्याएं लिखने के लिए कुल 3189 अंकों का उपयोग किया जाता है। पुस्तक में कुल पन्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका सेम प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है, जब भी प्रश्न आता है पेपर में सेम ऐसे ही आता है। इसके लैंग्वेज में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होता। एक पुस्तक है और उसके पन्नों में 1 से लेकर के हमको 1 से लेकर के संख्या को लिखना स्टार्ट करना है, और जो अंक होंगे वो 3189 अंकों को लेकर लिखना है। तो एक पेज पर, एक पन्ने पर हम 1 अंक लिखेंगे, दूसरे पन्ने पर दूसरा लिखेंगे। जैसे एक पे हमने 1 लिख दिया, दूसरे पर 2 लिख दिया, तीसरे पर 3 लिख दिया। अरे जो नंबर पेज पड़े होते, कोई भी यदि आपकी कॉपी है तो उसमें 1 2 नंबरिंग पड़ी होती है, उसी की बात कर रहे हैं हम। तो पहले पेज पे 1 हो गया, दूसरे पे 2 हो गया, तो हमको ये बोला गया है कि 1 से स्टार्ट करना है और हमको कुल 3189 अंकों का प्रयोग करना है। यदि हम 3189 अंकों का प्रयोग करेंगे तो उस पुस्तक में पन्नों की संख्या क्या होगी, ये प्रश्न पूछा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक अंक
1 से क्या 9 तक अंक। इसके बाद 2 से 10 से 99 तक अंक। इसके बाद हम कहाँ से लेंगे, 100 से 999 तक अंक। ये आपकी 1 अंक हो गया। इसमें आपके 2 अंक होंगे, इसमें 3 अंक है। इसमें क्या है, 3 अंक। 1 से 9 तक जो अंक होंगे 9 होंगे। 10 से लेकर के 99 तक आपके कितने अंक होंगे, 10 से स्टार्ट कर रहे हैं हम और 99 तक जाएंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। और 100 से लेकर के 999 तक यदि हम जाएंगे तो कितने हो जाएंगे आपके, 900 हो जाएंगे। यानी कि क्या होंगे, 900 पेजों में आप लिखेंगे। 1 अंक को 100 को आपने एक पेज में लिखा, 1 से 1 को दूसरे पेज में लिखा। इस प्रकार से 900 क्या हो गए, 900 पेज पे लिखा गया। अब यदि इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक है और इसमें 1 अंक है तो यहाँ से अंकों की संख्या कितनी आ गई, 9 आ गई। यहाँ से कितनी आ गई, 180 आ गई। और यहाँ से कितनी आ गई, 2700 आ गई। अब यहाँ से 1 से लेकर के 999 तक, 1 से लेकर 999 तक कुल अंक कितने हो गए, कुल अंक सभी को जोड़ देंगे। 9 प्लस 180 प्लस 2700 जोड़ेंगे। इकाई अंक का आपका 9 है, दहाई अंक का आपका 8 हो गया, सैकड़े का आपका 8 हो गया और 1000 का आपका 2 हो गया। कितना गया, 2889 आ गया। अब हमसे प्रश्न में बोला गया है कि कुल अंकों कितने के प्रयोग करना, हमको 3189 का प्रयोग करना है। हमने कितने का प्रयोग कर लिया है, 2889 का प्रयोग कर लिया है। कितने के अंदर, 89 89 सेम है आपका, 28 और 3 31, यानी कि 300 अंक बचे। अब ये जो 300 अंक होंगे आपके, इन 300 अंकों से हमको क्या करना है, 1000 से लेकर के आगे की संख्या को लिखना पड़ेगा। और वो कितने अंक की होगी, 4 अंक की होगी। तो इससे 4 अंकों को कितने पेजों में लिखा जा सकता है, 4 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 300 कुल अंक है और 4 अंकों की हमको संख्या लेनी है। तो 4 7 28 4 5 20, यानी कितने, 75 आपके हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। प्रश्न में आपसे पूछा गया है पन्नों की संख्या, तो 999 तक यहाँ पर आपके क्या हो गए, पेज यूज हो गए और 75 पेज आपके यहाँ पर यूज हो गए। यानी कि आपके कुल पन्ने कितने हो गए, जो कुल पन्ने होंगे 999 आपके यहाँ, 1 से लेकर 999 पेज यहाँ पर हो गए आपके और 75 पेज आपके यहाँ पर हो गए। इसको 1 2 1000 हो जाएगा तो आपका यहाँ 74 बचेगा। यानी कि 1000 आपका कितना गया, 74 आ गया। 1000 कितना गया, 74 आ गया। हम आपको समझा रहे हैं इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। आप ये मत सोचना कि सर ने बहुत लंबा किया। आप डायरेक्ट ये सब लिखने का सब थोड़ा ना होती है। आप सीधे इनको लिख के सीधे जोड़ के सीधे आप निकालते हो। जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करते हो तो कुछ कैलकुलेशन आपके माइंड में हो जाती है तो हम उसको फास्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको भी हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, इसलिए हम क्या टाइम ले रहे हैं। कौन सा ऑप्शन इसका सही है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और एक चीज, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। पाँच 6 दिन बाद हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। उसमें आपको फास्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, कैलकुलेशन स्पीड सबको मैच करके चलेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हमको कंसेप्ट पढ़ना होता है। तो कंसेप्ट में हम कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, ये एक श्रेणी दी हुई है
1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस डॉट डॉट आपको कितना दिया हुआ है 1/22 × 25। इस प्रकार की आपको कभी भी श्रेणी दी गई हो, अंश में आपका 1 हो और हर में आपकी 2 अंकों का गुणनफल हो, तब हम ऐसी श्रेणी को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो नीचे गुणा में दिया होगा उनका अंतर निकालेंगे। अंतर कितना आएगा आपका 4 में से 1 को घटाएंगे, कितना गया अंतर 3 का गया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1 अंतर लेते हैं, 1 प्रथम लेते हैं, प्रथम पद लेते हैं, प्लस 1 अंतिम पद लेते हैं, माइनस 1 अंतिम पद लेते हैं। प्रथम पद का मतलब क्या है, इसको लेते हैं हम 1/1 को, तो यहाँ पर लेते हैं हम 1/25 को। इस पर भी आप 1 का बटे लगा देंगे तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 1/1 हो गया, ये आपका 1/25 हो गया। तो 1 अंतर लेते हैं, अंतर कितना आया आपका 3 आया। प्रथम पद कितना है 1 है, अंतिम पद कितना है 25 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से 1/3 आया मल्टीप्लाई, इसमें 25 के एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका 24/25 आएगा। इसको काटोगे 8 बार कटेगा आपका, कितना आ गया 8/25 आ गया। और ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर इसका बी क्या है, राइट आंसर है। अब इतना हमने जो लिखा समझाने के लिए लिखा, आप सीधा इतना सा करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद कितना है 6 है और इसका योगफल 9 है, तो श्रेणी का सर्वानुपात ज्ञात कीजिए। एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी, श्रेणी कैसी है अनंत है, और यदि श्रेणी आपकी अनंत होती है तो उसका योगफल क्या होता है a/1 का r। यहाँ पर योगफल कितना दिया हुआ 9 दिया हुआ है, 9 लिख लेंगे। प्रथम पद कितना दिया हुआ है, इसका पहला पद जो है 6 दिया हुआ है, 1 का क्या हो जाएगा r हो जाएगा। अब इसको चाहो तो आप काट सकते हो, 3 से काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा 3 का 3r, कुल में कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, अच्छा हाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे आप, इसको इस साइड लेके आएंगे तो 3r = इसको इस साइड लेगा, यानी कि यहाँ पर लिख दिया, इसको इस साइड लेके आएंगे 1 बचेगा आपका। तो r कितना गया आपका 1/3 आ गया। ऑप्शन इसका कौन सा है, ऑप्शन इसका ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, यदि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों का आपस में बदलने से बनी संख्या का योग 132 है, इसको हम समझते हैं संख्या है ये, और संख्या के बारे में हम इसको पहले समझेंगे। जब भी आपको संख्या वाले प्रश्न मिलेंगे तो इसको थोड़ा हम कंसेप्ट के रूप में समझ लेते हैं। संख्या जिसका इकाई अंक y है और 2.5 अंक, यहाँ पर लिख रहे 2 अंकों की, 2 अंकों की संख्या जिसका इकाई अंक क्या है y है और 2.5 अंक क्या है x है।
तब संख्या क्या हो जाएगी आपकी? आप जानते हो इकाई अंक को हम क्या लिख सकते हैं? वाई लिख सकते हैं। और दहाई अंक क्या होता है आपका? दहाई अंक जो होता है वो 10 गुणे क्या होगा? एक्स हो जाएगा। यानी कितना? 10x प्लस का वाई। ये संख्या आ गई। जैसे मान लीजिए हमें इसमें बोले कि इकाई अंक 3 है और दहाई अंक 1 है। यहाँ पर हम रखेंगे 3 गुणे 3 प्लस का 1 गुणे कितना हो जाएगा आपका? 10। तो 10 प्लस का 3 कितना आ गया आपका? 13 आ गया। यानी कि ये दो अंकों की संख्या हो गई जिसका इकाई अंक कितना है? 3 है। और दहाई अंक कितना है आपका? 1 है। संख्या आ गई। संख्या को यदि हम उलटते हैं, संख्या को उलटने पर, उल्टा करने पर, तो संख्या को उलटने का मतलब क्या होता है? इसको हम लिख देते हैं संख्या को, संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर, उलटने पर, इसका मतलब जो इकाई का अंक होगा वो दहाई का अंक हो जाएगा और जो दहाई का होगा वो इकाई का हो जाएगा। 10y प्लस का आपका क्या हो गया? x हो गया। अब यदि हम बात करें इन दोनों का योग, किसकी बात करें हम? योग की बात करें, कितना आएगा? 10x प्लस का y प्लस का 10y प्लस का x। तो इसको आप जोड़ो, कितना हो जाएगा? 11x प्लस का 11y। और इसको हम 11 क्या करेंगे? कॉमन करेंगे, x प्लस वाई। यानी कि दो अंकों की संख्या को और उस संख्या को उलटने वाली जो आपकी संख्या होगी उनका जो योग होगा वो हमेशा किससे विभाज्य होगा? 11 से विभाज्य होगा। तो यहां से हमको लिखना निष्कर्ष, दो अंकों की संख्या और उसको उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 11 से विभाज्य होगा। और एक चीज, यदि आप उस योग को, दोनों का यदि योग दिया हुआ है, उस योग को आपने यदि 11 से क्या कर दिया? विभाज्य कर दिया। क्या कर दिया? विभाज्य कर दिया। तो उनके अंकों को योग प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा आपको? यदि आपको प्रश्न में दिया गया हो कि दो अंकों की संख्या और उसको उलटने पर प्राप्त संख्या का योग दिया गया हो, तो यदि उस योग को आप 11 से विभाज्य कर दोगे तो उस संख्या के अंकों का योग प्राप्त हो जाएगा। देखो, अगर यहाँ पर 11 से भाग कर देंगे तो x प्लस वाई आपका प्राप्त हो जाएगा। बात करते हैं अंतर की। जब अंतर ज्ञात करेंगे अंतर ज्ञात करेंगे 10x माइनस का प्लस का y माइनस का 10y और क्या हो जाएगा आपका? माइनस का x। यहाँ से आप करोगे, इसमें माइनस करोगे तो आपका 9x आएगा और यहाँ से कितना आएगा आपका? 9y आएगा। और इसमें से आप 9 का कॉमन कर लेंगे तो x माइनस का y आ गया। इसका मतलब क्या है? यदि दो अंकों की संख्या और उसको उलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर निकालेंगे तो किससे विभाज्य होगी? 9 से विभाज्य होगी। तो ये नीचे आप लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, कि दो अंकों की संख्या और उसको उलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होगा? 9 से विभाज्य होगा। और यदि उस अंतर को आप 9 से विभाज्य कर देंगे तो संख्या के अंकों का अंतर प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? चलिए प्रश्न करते हैं।
प्रश्न आपको ये रहा कि दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या का योग 132 है। कितना दिया हुआ है? 132 दिया हुआ है। तो प्रश्न में पूछा गया तो उस संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या बताया कि यदि योग आपका घेरे से विभाज्य होता है और इसको आप घेरे से यदि विभाज्य कर दोगे तो अंकों का क्या प्राप्त हो जाएगा? आपका योग प्राप्त हो जाएगा। तो इसका 12 क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है √5 √5 √5 √5 इस प्रकार से दिया हुआ है। इसको सरल करना है। इसको बोलते हैं करनी वाले प्रश्न। क्या बोलते हैं? सीमित करनी, सीमित करनी वाले प्रश्न। प्रश्न दिया हुआ है √5 √5 √5 √5 √5 इस प्रकार से दिया हुआ है। और इसको सरल करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? इनकी संख्या कितनी है? 5 है। एन कितना है इसका? 5 है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? जो फार्मूला होता है x की घात 2n-1 अपान 2 की पावर n, x की घात 2 की पावर n-1 अपान 2 की पावर n। x क्या होता है? x आपकी संख्या होती है जो अंडर रूट के अंदर आपको दी गई होती है। ठीक है, सीमित है आपके सिर्फ कितने? 1 2 3 4 5। तो n का मान कितना हो गया? 5 हो गया। इसमें रख देंगे, इस फार्मूले में क्या करेंगे? हम रख देंगे। x का मान कितना है? 5 है। 2 की घात n का मान कितना है? 5 है -1 अपान 2 की पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5 की घात 2 की घात 5 का मान कितना होता है? 32 होता है। 32 में एक घटाएं कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। और नीचे आपका कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका ये रहा अच्छा, इस प्रश्न को करने के पहले थोड़ा और समझ लेते हैं। ये तो आपकी सीमित थी। यदि अनंत करणी दी गई हो, अनंत करणी दी गई हो तब हम कैसे सॉल्व करते हैं? अनंत करणी यदि आपकी दी गई है, इसी को ले लेते हैं हम। इनफिनाइट तक दी गई है तो हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? ये किस में दी गई है? गुणा में दी गई है। सभी गुणा में है। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो आपका मान लीजिए आपका ये आपका एक चर ले लेते हैं हम, x x x इस प्रकार से दिया हुआ है। तो गुणे में यदि दिया गया है तो आपको वो संख्या ही क्या होती है? आंसर होती है। क्या होती है? आंसर होती है। और यदि प्लस में दिया हुआ है, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, यदि प्लस में दिया हुआ है
इस प्रकार से दिया हुआ है। तब हम इस संख्या के ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनका अंतर कितना हो, 1 का हो, जिसका अंतर कितना हो, 1 का हो। और यदि प्लस लगा है वहां पर तो बड़ी संख्या क्या होती है, उत्तर हो जाती है बड़ी संख्या। इसकी बड़ी संख्या क्या है, 3 है। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ गया। और यदि यहीं पर आपका माइनस लगा होता, प्लस के लिए हम क्या लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं, ठीक है। और छोटी संख्या किसके लिए लेते हैं हम, माइनस के लिए लेते हैं। अगर यहाँ पर क्या लगा होता, यहाँ पर अगर माइनस चिन्ह लगा होता, ठीक। तो आप समझ गए होंगे, ये हमने प्लस माइनस वाली देख ली और हमने गुणा वाली भी देख ली। ये कहाँ तक जाएंगी आपकी, इनफिनिट तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न दिया हुआ है आपका, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। यदि केवल सिर गिने जाए तो उनकी संख्या 280 है। सिरों की संख्या कितनी है, सिरों की संख्या 280 है। और यदि पैर गिने जाए तो उनकी संख्या 820 है। पैरों की संख्या 820 है। तो प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हैं। आप जानते हैं कबूतर के 2 पैर होते हैं और खरगोश के 4 पैर होते हैं। तो प्रश्न में आपसे किसके पूछे हैं, कबूतर के पूछे हैं। तो एक तो आपके 4 पैर वाले हो गए और एक आपके 2 पैर वाले हो गए। तो हम क्या करते हैं, यदि हमको 4 पैर वाले जानवर निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, वैसे ये पक्षी हैं आपके, ठीक है। तो 4 पैर वाले, 4 पैर वाले ये आपका क्या हो जाएगा, 4 पैर वाले। इसको कैसे करेंगे, ठीक। खरगोश, खरगोश तो पक्षी नहीं है। तो 4 पैर वाले क्या होंगे आपके, इसमें क्या करते हैं हम, जो टोटल आपके क्या होते हैं, पैर होते हैं, लेग्स होते हैं, उसको 2 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। और टोटल जो हेड होते हैं उनको हम माइनस कर देते हैं। टोटल हेड को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो टोटल आपके लेग कितने हैं यहाँ पर, 820 है, बटे 2 माइनस टोटल सिर कितने हैं, 280 है। कितने हैं, 280 है। 2 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, 410 आएगा, माइनस का 280। यहाँ पर आप कितना घटाना है हमको, 200 घटाएं, कितना बचेगा, 210 बचेगा। और 80 घटाएंगे, उसमें कितना आएगा आपका, 130 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। तो ये क्या हो गए, ये कबूतर हो गए। क्या हो गए, ये कबूतर हो गए। 4 पैर वाले हमने निकाले तो ये क्या हो गए, आपके खरगोश हो गए। 4 पैर वाले हमने क्या किया, ज्ञात किया, तो ये खरगोश हो गए। अब यदि आपको कबूतरों की संख्या निकालनी है तो सिर तो सभी के 1 होते हैं, तो हम कबूतर की संख्या निकाल लेंगे। कबूतरों की संख्या, कुल टोटल कितने थे आपके, 280। इसमें से आप 130 घटाओगे तो 150 क्या हो जाएगा, कबूतरों की संख्या आ जाएगी। और ये ऑप्शन कौन सा आपका, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। देखिए ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जितने भी पैर होंगे तो कुछ तो 4 पैर वाले होंगे, कुछ आपके 2 पैर वाले होंगे। उसको हम यदि 2 से भाग कर देंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, 2 से भाग करने पर तो सिर वाले बचेंगे, ये आपके 2 पैर वाले बचेंगे। आप हमारी बात को पहले समझिएगा। ये 820 जो पैर है, इन 820 पैरों में कुछ तो आपके 2 पैर वाले होंगे और कुछ आपके 4 पैर वाले होंगे।
अब यदि हम 2 से उसको भाग कर देंगे तो आपके बिना पैर वाले बचेंगे, यानी कि सिर्फ सिर वाले बचेंगे, या फिर 2 पैर वाले बचेंगे। अब यदि उसमें से हम सिर वाले घटा देंगे, सिरों को हमने घटा दिया, तो आपके कौन बचेंगे? अब 2 पैर वाले, यानी कि हमने 2 से भाग किया, यानी कि आपके 4 पैर वाले बचेंगे। यानी कि वहां पर खरगोश आपके कितने बचे? 130 बचे। और कुल सिरों की संख्या में से यदि आप इसको घटा देंगे तो आपके 2 पैर वाले भी क्या हो जाएंगे? संख्या आ जाएगी। तो कबूतरों की संख्या कितनी आ गई? 150 आ गई। समझ में आ गया होगा, इसको रटना नहीं है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक व्यापारिक बैठक के बाद उपस्थित सभी 15 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। यदि इसके बाद सभी ने एक दूसरे को एक एक दिवाली ग्रीटिंग कार्ड भी दिया तो कुल कितने हाथ मिलाए गए और कितने कार्ड बांटे गए? इस प्रश्न को समझते हैं। यदि बात करते हैं हम हाथ मिलाने वालों की, तो हाथ हम उससे मिलाएंगे, और जब हम उससे मिला रहे होंगे तो वो भी हमसे मिला रहा होगा। ऐसा नहीं है कि हम अलग से हवा में हाथ मिला लें और फिर वो जब आए तो फिर वो भी मिला ले। जब हम दोनों मिलाएंगे तो साथ में मिलाएंगे और एक बार मिलाएंगे। लेकिन यदि हम उपहार ग्रीटिंग कार्ड कोई गिफ्ट देने की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम उसको गिफ्ट देंगे, वो हमको गिफ्ट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे ज्ञात करते हैं? यदि हम बात करें, प्रश्न के थ्रू ही समझ लेते हैं कि इसमें यदि 15 लोग हैं, 15 लोगों की बैठक में 15 लोगों की बैठक है। फर्स्ट कंडीशन इसमें है, यदि वे एक दूसरे से हाथ मिलाए, एक दूसरे से हाथ मिलाए, एक दूसरे से क्या करें? हाथ मिलाए, तो कुल कितने हाथ मिलाए? कुल कितने? कुल हाथ कितने हो जाएंगे आपके? ये होता n-1 अपान 2। 2 से भाग हम इसीलिए करते हैं क्योंकि 2 लोग एक बार हाथ मिलाएंगे, ठीक है। अब यदि 15 लोग हैं तो इसमें आप रखेंगे 15, n-1 14 आ जाएगा, बट्टे 2, 2 से इसको काट दोगे 7 बार कटेगा, 15 सत्ते कितना हो जाएगा आपका? 105 हो जाएगा। अब यदि बात करते हैं ग्रीटिंग कार्ड देने की, उपहार देना, प्रश्न में पूछा गया और कितने कार्ड बांटे गए, कार्ड की बात कर रहा है, तो कार्ड बांटे गए। और इसमें क्या होगा आपका? n-1, इसमें हम 2 का भाग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को काट देंगे, एक व्यक्ति दूसरे को काट देगा, दूसरा उसको काट देगा। तो यहाँ पर हम 2 का भाग नहीं करेंगे। तो n कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? 14 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना जाएगा आपका? 210 आ जाएगा। यानी कि 210 कार्ड क्या किए गए? बांटे गए। और हाथ कितने मिलाए गए? 105 मिलाए गए। और कार्ड कितने बांटे गए? 210 कार्ड बांटे गए। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 105 हाथ, 210 कार्ड। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। 105 हाथ मिलाए गए और 210 कार्ड को बांटा गया। समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक चिकने खंबे की कुल ऊंचाई कितनी है? 62 मीटर है। कोई खंबा है और वो कैसा है?
चिकना है। एक चिकने खंभे की बात कर रहे हैं हम। इसकी ऊंचाई कितनी है? 62 मीटर है। एक बंदर पहले मिनट में 8 मीटर ऊपर जाता है। एक बंदर है, पहले मिनट में क्या होता है, वो चढ़ते चढ़ते 8 मीटर चला जाता है 1 मिनट में। और इसके बाद दूसरे ही मिनट में क्या करता है, जब दूसरा मिनट वो पहुंचता है तो वो फिर से क्या होता है, नीचे सरक जाता है। यानी कि पहले मिनट में तो वो जाता है और दूसरे मिनट में क्या होता है, सरक जाता है। कितना? 2 मीटर सरक जाता है, फिसल जाता है। तो खंबे के शीर्ष पर पहुंचने में बंदर को कुल कितना समय लगेगा? ऐसे प्रश्न को देखिए, एक चीज इसमें समझते हैं कि मान लीजिए बंदर जाएगा, पहले मिनट में वो 8 मीटर चढ़ गया, दूसरे मिनट में वो फिर सरक गया। ऐसे करते करते जब लास्ट टर्म्स में पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, और लास्ट में जब वो चढ़ेगा तो ऊपर पहुंच जाएगा। और जब वो ऊपर पहुंच जाएगा तो वो फिर नहीं फिसलेगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, जो कुल ऊंचाई दी होती है, कुल ऊंचाई 62 मीटर, तो बंदर फिसल फिसल कितना चढ़ेगा, पहले ये चेक चेक करते हैं हम। जो लास्ट में वो चढ़ेगा तो उसमें वो फिसलेगा नहीं। बंदर फिसलते हुए ऊंचाई चढ़ता है। कितनी चढ़ता है? इस 62 में से आप क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे। कितना आ जाएगा आपका? 54 मीटर आ जाएगा। यानी कि जो 54 मीटर वो चढ़ेगा, तो पहले चढ़ेगा, फिर फिसलेगा, फिर चढ़ेगा, फिर फिसलेगा। अब यदि बात करें बंदर की 2 मिनट में कुल बढ़त, यानी कि बंदर की 2 मिनट में कुल बढ़त कितनी है, ये चेक करेंगे। पहले मिनट में वो क्या करता है, 8 मीटर चढ़ता है। इसके बाद 1 मिनट पहले क्या करता है, वो 8 मीटर चढ़ता है, और दूसरे मिनट में क्या करता है, वो फिर से फिसल के क्या आता है, नीचे आता है। इस प्रकार से वो 2 मिनट में कितना चढ़ेगा, प्लस का 8 चढ़ा और 2 फिसला, यानी कितना, 6 मीटर चढ़ता है। 2 मिनट में कितना चढ़ता है, 6 मीटर चढ़ता है। चढ़ना कितना हमको, 54 मीटर। कितना? तो 54 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा, 54 मीटर चढ़ने में लगा समय। ये थ्योरी आपको समझने के लिए लिख रहे हैं हम, ठीक है। यदि 2 मिनट में आपका 6 मीटर चढ़ता है तो 54 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा, उसको 6 मीटर चढ़ने में कितना लगता है, 2 मिनट। तो उसको 3 मिनट चढ़ने में कितना लगेगा, 1 मिनट। 3 से इसको भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, आपको जाएगा 18 बार। 18 कितना होता है, 54 होता है। यानी कि 54 मीटर को चढ़ने में उसको कितना लगेगा, 18 मिनट का समय लगेगा। 18 मिनट का समय लगेगा। यानी कि वो कितना चढ़ गया, यहाँ कहीं पर आ गया 54 मीटर पर। अभी उसको कितना चढ़ना है, 8 मीटर चढ़ना है। तो जो लास्ट का जो 8 मीटर होगा वो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा। 1 मिनट में चढ़ जाएगा। 8 मीटर कितना चढ़ जाएगा, 1 मिनट में ये चढ़ जाएगा। और वो शीर्ष बिंदु पर क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। और जब शीर्ष बिंदु पर पहुंच जाएगा तो फिर से नहीं फिसलेगा। और जो कुल समय लगेगा वो कितना लगेगा, कुल समय जो लगेगा
18 मिनट ये लगे और 1 मिनट आपका ये लगा, तो कुल कितना टाइम लगा इसको? 19 मिनट लगा चढ़ने में। इसको हम इसलिए घटाते हैं, मान लीजिए इसमें हमने घटा दिया तो ये जो 54 आ गया, वो संख्या जो आती है इससे भाग कर देते हैं, समय निकाल लेते हैं, लास्ट में जितना भी आपका दूरी बचती है उसका हम समय निकाल देते हैं बिना फिसले हुए। ये फिसलते हुए निकालते हैं और इसको हम बिना फिसले हुए निकालते हैं, इसलिए हम इसमें माइनस करते हैं। तो 19 मिनट ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, आपको साफ दिख रहा होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है? 24 है। यदि इस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान आपस में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो संख्या के बारे में हमने आपको पूरा समझा दिया है सब। इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं क्या? 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है? 24 है। 8 त्रिक 24, सभी के क्या है? सभी गुणनफल आपके 24 आ रहे हैं। यदि इस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो उनके स्थान बदल जाएंगे। यदि आपने 38 में कितना जोड़ दिया? 45 को जोड़ दिया, कितना हो जाएगा आपका? 83 हो जाएगा। इनके अंकों के स्थान क्या हो गए? बदल गए। यानी कि क्या ये सही है? और चेक कर लेते हैं। 83 में यदि 45 जोड़ेंगे तो ये आप गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। अगला ऑप्शन क्या है आपका? अगला ऑप्शन है 46। इसमें यदि आप 45 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 91। तो इसके संख्या के स्थान ही ना बदले, संख्या ही पूरी क्या हो गई? बदल गई। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। 64 दिया हुआ है, इसमें यदि आप 45 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। ये भी संख्या पूरी क्या हो गई? बदल गई। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसको यदि आप पूरा कंसेप्ट से करना चाहो तो कर सकते हो कि 2 अंकों की संख्या क्या होती है आपकी? 10x प्लस का y होती है, ठीक है। और 2 अंकों का गुणनफल दिया हुआ, यानी कि आपको वैल्यू किसकी दी गई है? एक्स वाई की दी गई है। कितनी? 24 दी गई है। 45, हाँ 24 दी गई है। यदि इस संख्या में 45 जोड़ दें, इस संख्या में क्या जोड़ देंगे हम? 45 को जोड़ देंगे तो उसके संख्या के अंकों का स्थान क्या होता है? बदल जाता है। यानी कि 10y प्लस का x हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। इस x को इस साइड लेके आएंगे, कितना आएगा आपका? 9x। इस 10y को लेके आएंगे, कितना आएगा? 9y। और इक्वल में कितना हो जाएगा आपका? 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 9 से इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा। यानी कि y माइनस का x कितना आ गया? 5 आ गया। प्रश्न में क्या पूछ रहा था? वह मूल संख्या क्या है? तो ये थोड़ा आपका लॉन्ग हो जाएगा, इससे आपको x प्लस वाई निकालना पड़ेगा। और x प्लस वाई निकालने के बाद फिर क्या करेंगे आप? उसको सॉल्व करेंगे। वहां से आप x और y के मान निकालेंगे, फिर उसमें रखेंगे संख्या में, तब वो संख्या क्या होगी? प्राप्त होगी। बात समझ गए ना आप? या फिर आप ऐसा करिए, ऑप्शन चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में आपका ये आ रहा है। 38 यदि लेंगे तभी आपका 8 में से आपका 3 जाएगा तो 5 आएगा। तो यहाँ से आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं और ऑप्शन इसके चेक कर सकते हैं, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर माइनस का 5 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर वाई माइनस का x कर दिया, माइनस से भाग कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इतने ही प्रश्न थे आज की क्लास में। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, और सोमवार को जो आपकी क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ाएंगे, परसेंटेज को पढ़ेंगे और इसके एक एक कंसेप्ट को टाइप वाइज पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे हम?
टाइप वाइज पढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे। बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे और सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और जो प्रश्न रहेंगे वो आपके प्रीवियस ईयर की रहेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर के होते हैं और कुछ आपके संभावित प्रश्न होते हैं उसी प्रकार के, यानी कि जो प्रीवियस ईयर का जो कंसेप्ट होता है, जो पूछा जाता है, उसी प्रकार का, उसी कंसेप्ट से बना हुआ आपका प्रश्न लेके आते हैं। लेकिन प्रश्न जो आते हैं वो अच्छे कंसेप्ट पर ही रखते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।